नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। लद्दाख में चीन की सेना के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और बीच में हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मुस्तैद है। उत्तराखंड के चमोली में इस समय पारा शून्य से 10 डिग्री नीचे है। फिर भी इन बर्फीली चोटियों पर, इन बर्फीले पहाड़ों पर हमारे जवान तैनात हैं। देखिए फॉरवर्ड पोस्ट से आज तक की यह एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, पेट्रोलिंग से लेकर माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग की मंजीत नेगी के साथ यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनाव के बीच लद्दाख से लेकर हिमाचल, अरुणाचल तक भारतीय सेना सरहद पर पूरी तरह से मुस्तैद है। आज हम आपको उत्तराखंड में चीन से लगने वाली सरहद पर भारतीय सेना की तैनाती दिखाएंगे। इस वक्त हम माणा सरहद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और यहां पर चीन के खिलाफ किस तरह से माउंटेन वॉरफेयर की भारतीय सेना की तैयारी है, उसका भी हम आपको यहां पर तैयारी दिखाएंगे। भारतीय सेना किसी भी मोर्चे पर चीनी सेना को कोई मौका नहीं देना चाहती और यहाँ पर शून्य से 10 डिग्री नीचे के तापमान में, मुश्किल हालात में दिन और रात भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लद्दाख में चीनी सेना के साथ भारतीय सेना का तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में भारतीय सेना लद्दाख से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल तक अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। आज हम उत्तराखंड सरहद पर ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में शून्य से 10 डिग्री के तापमान में भारतीय सेना की तैयारियों को दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय सेना के जवान स्लीडिंग, स्कीइंग के जरिए खास माउंटेन वॉरफेयर की तैयारियां कर रहे हैं। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में अगर हेलीकॉप्टर के जरिए दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो किस तरह से स्लीदरिंग के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए जवान पूरी तरह से इक्विप्ड होता है, चाहे उसके स्लीदरिंग से संबंधित सामान हो, स्कीइंग के जो उपकरण हैं, इसके साथ ही उसका जो पर्सनल बैटल लोड है, उसके हथियार हैं, वो पूरी तरह से तैयार होता है। और जब स्लीडिंग के जरिए उस बर्फीले इलाके में उतरा जाता है, स्कीइंग के जरिए इस ऑपरेशन को, दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद वापस हेलीकॉप्टर के जरिए जवान चला जाता है। तो इस तरह से ये खास हम जो माउंटेन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, उसमें भारतीय सेना इस तरह से अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। साहब ये बताइए कि ऊंचे बर्फीले पहाड़ जहां आप लोगों की तैनाती होती है, इस तरह के जो स्लीदरिंग के ऑपरेशन हेलीकॉप्टर के जरिए किए जाते हैं, किस तरह से आप लोग इनको अंजाम देते हैं? इंडियन आर्मी को कई बार बर्फीले और दुर्गम पहाड़ी इलाके में ऑपरेट करना पड़ता है, जिसके लिए हमें हेली द्वारा स्लेदरिंग करके इंजर्शन की कार्रवाई करनी पड़ती है। इसके दौरान हम अपना पूरा बैटल लोड लेकर के और सिक्की लेकर के हम हेली से स्लेदरिंग कर लें। सिक्की का जो रोल है वो बर्फीले पहाड़ में आसानी से चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना लद्दाख से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल तक पूरी तरह से मुस्तैद है। इस वक्त हम चमोली सरहद पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर आपको भारतीय सेना की मुस्तैदी दिखा रहे हैं, जहां पर खासतौर से माउंटेन वॉरफेयर के लिए भारतीय सेना अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। 5 से 6 फीट बर्फ के अंदर स्कीइंग के तमाम आधुनिक उपकरणों के साथ, आधुनिक हथियारों के साथ, बैटल लोड के साथ ये जवान एक 14,000 फीट की ऊंचाई पर पेट्रोल के निकले हैं और बर्फबारी और भारी बर्फ इस वक्त इस इलाके में पड़ी हुई है। फॉरवर्ड पोस्ट का इलाका है चमोली सरहद का और यहाँ पर
14,000 फीट तक पहुंचने का इनका मिशन है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इस इलाके में चमोली सरहद पर माणा सरहद की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसी फॉरवर्ड पोस्ट है जहाँ पर 5 से 6 किलोमीटर इस तरह की पेट्रोलिंग को भारतीय सेना लगातार अंजाम देती है। भारतीय सेना चीन के रुख को देखते हुए सरहद पर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती और इसीलिए मौसम की दुश्वारियां हैं उनके बीच, जानलेवा हालात के बीच 0 से 10 डिग्री से भी नीचे के तापमान में भारतीय सेना के जवान लगातार इस तरह चाक चौबंद रहते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, स्कीइंग के जरिए खास तरह की माउंटेन वॉरफेयर की तैयारी को लगातार अंजाम देते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में किस तरह की माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग भारतीय सेना के जवान इस वक्त यहाँ पर चीन से लगने वाली जो सरहद है उत्तराखंड की वहां पर कर रहे हैं। और ये स्कीइंग पेट्रोलिंग है जिसमें स्कीइंग के साथ पूरे वेपन लोड के साथ जो जवान हैं वो पेट्रोलिंग की प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से स्कीइंग के साथ हथियार और तमाम अपना जो आर्म्स लोड है उसके साथ यहाँ पर ये इस पेट्रोलिंग को अंजाम दे रहे हैं। और ये एक नई शुरुआत भारतीय सेना में है क्योंकि आने वाले दिनों की जो लड़ाई है खासतौर से चीन के खिलाफ वो ऐसे ऊंचे पहाड़ों में हो सकती है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, चमोली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर विरोधियों पर बड़ा प्रहार किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिजनौर में एक लाइव रैली करनी थी लेकिन यह संबोधन वर्चुअल रहा और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ समाजवादी पार्टी समेत विरोधियों पर हमला बोला। यह कहा कि विकास का पानी रुका हुआ था, केवल अपने ही परिवार की प्यास बुझा रहे थे इससे पहले के दल। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। पहले गिनती के एक्सप्रेसवे थे, आज नए एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुके हैं। पहले की सरकारों ने यूपी की छवि को खराब किया। आज यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन रहा है। यह सिर्फ भाजपा की डबल इंजन सरकार में ही हो सकता है। ये अपराधी मना रहे हैं कि किसी भी तरह पुरानी वाली माफिया राज वाली सरकार आ जाए। जो अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए थे वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार बदले तो फिर से लौटकर आए। यूपी की जनता से उसकी भरपाई करें, बदला लेने के मूड में हैं। बंटवारा करके भाजपा को रोकना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस खेल से सावधान रहिएगा। इस चुनाव में और कुछ नहीं देखना है, केवल कमल छाप देखना है, केवल भाजपा को देखना है। भाजपा आएगी तो आपकी सुरक्षा होगी। ये आएंगे तो गुंडों के सपने पूरे होंगे। जब आप वोट डालने जाएं तो भी जरूर याद रखें, आप यूपी के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी वोट दे रहे हैं। बिजनौर में प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। याद करिए, आज से 5 साल पहले इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या हुआ करती थी। 5 वर्ष में दंगा, कर्फ्यू और पलायन यह यहां की नियति बन चुकी थी। पर्व और त्योहार के पहले यहां पर दंगा होता था,
हर दंगे के साथ महीनों तक चलने वाला कर्फ्यू लगता था। 5 साल में कोई दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बनाने का कार्य हुआ और इन 5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि ये माफिया, ये अपराधी, ये पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। 5 साल पहले बिजली मिलती थी, आज तो बिजली मिल रही है ना। भाइयों बहनों, सपा बसपा के लोग अंधेरे में रहने के आदी थे। एक कहावत है ना, चांदनी रात चोरों को अच्छी लगती है। वे डकैती इसी में डलवाते थे। विकास के कार्यों में डकैती हो, अराजकता हो, राहजनी हो, छिनैती हो, ये उसी अंधेरे में वे लोग डलवाते थे। लेकिन आज बिजली की रोशनी से हर घर जगमगा रहा है। दंगा, बिजली, इन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना बोला भारतीय जनता पार्टी ने। अखिलेश यादव के वैक्सीन वाले एक पुराने बयान को भी सियासी मुद्दा बना लिया गया है। चुनाव से बिल्कुल पहले, एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो आज खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मेरी आपसे अपील है, अगर 100% लोग वैक्सीन ले लिए हैं तो भाइयों बहनों, जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, जो लोग आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है, आज समय आ गया है, अपने एक वोट की कीमत से उन चेहरों पर तमाचा मारिए और बोलिए ये मोदी वैक्सीन और ये बीजेपी वैक्सीन ने ही हमारी जान को बचाया है इस महामारी में। ये अखिलेश कहते थे ये तो मोदी टीका है, मैं नहीं लगाऊंगा, आप भी मत लगाइए। मित्रों, 1 महीने तक तो बोलते रहे, बाद में डर के मारे दुमक कर टीका लगा दिया उन्होंने। मगर मुझे बताओ भाइयों बहनों, बताओ, अगर हम उत्तर प्रदेश वाले उनकी बातों में आते तो टीकली लहर में हमारी जान बचती क्या? इस प्रकार के नेता जो राजनीति करने के लिए जनता की जान को जोखिम में डालते हैं, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है मित्रों, कोई अधिकार। दूसरी तरफ पंजाब चुनाव में कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर पहुंचे। वहां पर विश्व प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर में पूजा की। वहां उन्होंने पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की, हवन किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद का चेहरा। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की भी जमकर तारीफ की। लेकिन एक बात साफ है, कांग्रेस आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी पर भरोसा जताया, तो इसके लिए चरणजीत सिंह चन्नी ने उन्हें धन्यवाद किया। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू की भी जमकर तारीफ की। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने आज कहा कि वो पंजाब के हक के लिए लड़ते रहेंगे। ये पगड़ी मेरे सर पे नहीं रखी गई, ये पंजाब के गरीब, मिडिल क्लास फैमिली, किसान, दुकानदार, छोटे व्यापारी, ये सब लोगों के पे ये पंजाब के सिर की पगड़ी है। इसको पंजाब के लोग संभालेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों रलकर और साथ में जाकर दुर्गा पेश हो गई और हम सब रलकर पंजाब को आगे लेकर जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ਉਹਦੇ कोई अहदा होना जरूरी है। ये हाईकमान ने तय करना सी और जो हाईकमान ने तय किया है वो सिर मत्थे। लेकिन चाहे पॉलिसियां दी लड़ाई होवे, चाहे जवाबदारी बनाने की लड़ाई होवे,
ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਭਲੇ ਲਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਰਹੂੰਗਾ। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में जुबानी जंग तो बहुत पहले ही छिड़ गई थी। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कब्रिस्तान का जिक्र किया तो अखिलेश यादव ने वोदका की फैक्ट्री पर सब्सिडी का वादा किया। मंच पर अखिलेश यादव के सामने एक नेता का दूसरे नेता को तमाचा दिखाना भी इस समय चर्चा में है। हमारी पुलिस भी ऐसे टूटेगी कि उनको मौत की भीख मांगते मांगते गले में तख्ती लटकाना ही पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में कर और सचिन जैसे निर्दोष नौजवान बहन की रक्षा करते करते अपने आप को बलिदान नहीं कर पाते। बताओ, आलू से वोडका बन सकता है, शराब बन सकती कि नहीं बन सकती? भाई हम इनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे, हमारी तो पढ़ाई भूल गए हम। कब्रिस्तान से ही वोट भी ले लीजिए। पश्चिमी यूपी की जंग में योगी आदित्यनाथ के प्रचार अभियानों में दंगा और कब्रिस्तान जैसे मुद्दे गूंज रहे हैं। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर और मेरठ में हुंकार भरेंगे, मगर अखिलेश यादव अलग ही धुन में हैं। आगरा में उन्होंने आलू के किसानों को वोदका की फैक्ट्री बनाकर उनके उत्पाद की कीमत दिलाने का ऐलान कर दिया। 100 करोड़ 200 करोड़ की भी सब्सिडी देनी पड़ेगी तो देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ वोडका को लेकर भी अगर कोई यहां से लेकर के कन्नौज तक कोई कारखाना लगाने आएगा तो उसे भी सब्सिडी, चाहे हमें 200 करोड़ देनी पड़े, हम देने का काम करेंगे। अखिलेश को अंदाजा था कि बीजेपी इस पर सियासत कर सकती है, लिहाजा उन्होंने हवाला दिया कि बीजेपी के शासन में वोदका की खपत बढ़ गई है। जब बीजेपी की सरकार थी, नहीं आई थी, तब 2% शेयर था वोडका का, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अब शेयर बढ़कर के न जाने कहां पहुंच गया मार्केट में। उधर अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से कब्रिस्तान का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश पर नए सिरे से हमला बोला है। काम किया था उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री। भाइयों बहनों, ये कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने वाले लोग, आज उनको बोलने की आवश्यकता है, कब्रिस्तान से ही वोट भी ले लीजिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब भी चुनावी रैलियों में योगी आदित्यनाथ के गर्मी उतार देने वाले बयान का जवाब नए नए अंदाज में दे रहे हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, हम उन बाबा मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, गर्मी निकले न निकले, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी, चाहे हमें फौज में भर्ती निकालनी पड़े। वहीं अखिलेश यादव पर बीजेपी चौतरफा हमला बोल रही है। योगी ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह भी हमलावर हैं। अमरोहा में वैक्सीन को लेकर शाह ने अखिलेश पर कटाक्ष किया। ये अखिलेश कहते थे ये तो मोदी टीका है, मैं नहीं लगाऊंगा, आप भी मत लगाइए। मित्रों, 1 महीने तक तो बोलते रहे, बाद में डर के मारे दुमक कर टीका लगा दिया उन्होंने। ऐसे तंज भरे बयानों के बीच चुनाव प्रचार के दौरान कुछ हल्के फुल्के पल भी सामने आ रहे हैं। आगरा की बाह विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन भाषण का माहौल बना रहे थे। और आइए हम आपको सीधे खतौली ले चलते हैं। मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को सुनते हैं। एक प्रेस वार्ता किए थे, प्रेस वार्ता के माध्यम से बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग जब सत्ता में थे तब इन्होंने किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? भाइयों बहनों, तब किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? और भाइयों बहनों, मैं तो आज आप सबसे कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई 17 में,
उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हमारी सरकार ने किया था और इसमें मुजफ्फरनगर जनपद के 50,000 से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ था, 50,000 से अधिक किसानों का। और यही नहीं, यहां पर हमारी डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों का 1,58,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी कर दिया है। पिछली सरकारों के समय सपा की सरकार रही हो, बसपा और लोकदल की सरकार रही हो या लोकदल और सपा की सरकार रही हो, इनके समय में कोई किसानों को पूछता नहीं था। आज तो प्रदेश के अंदर 2,54,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीते 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम रहा है, मगर इस बार मुद्दे और समीकरण अलग हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय पताका फिर से फहरा पाएगी? रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे रिकॉर्ड पिछले आंकड़े को देख के कहा था कि 80-20 का होगा, मैं कहता हूँ 90-10 की तरफ जा रहा है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। अंतिम दौर में है पहले दौर का प्रचार। पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश जयंत की जोड़ी और मायावती के साथ ही प्रियंका गांधी भी पूरा जोर लगा रही हैं। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर अहम जिले हैं। इस बार मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि इस बार किसी के भी पक्ष में कोई लहर नहीं चल रही है। कुछ विधानसभा सीटों को छोड़कर ज्यादातर सीटों पर कांटे की टक्कर है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, मगर वोटर के मूड को भांपना इस बार आसान नहीं है। डबल डोज ले रही है, चुनाव तक आते आते यह पहुंचेगा। मैंने पिछले आंकड़े को देख के कहा था कि चुनाव 80-20 का होगा, मैं कहता हूँ 90-10 की तरफ जा रहा है। पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो रही है और 3 आते आते भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। पश्चिम से शुरुआत हो रही है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। मैं सारे राजनीतिक दलों से और नेताओं से आग्रह कर रही हूँ, इनकी बात करिए, जनता की बात करिए। ये चुनाव, ये चर्बी और पता नहीं गर्मी और चर्बी की बात नहीं है। इस चुनाव में और बाहुबली, इस चुनाव में आपको भर्ती की बात करनी चाहिए। चुनावी मैदान में बीजेपी, समाजवादी आरएलडी गठबंधन, कांग्रेस और बीएसपी हैं, तो वहीं ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में हैं। मगर ये किसी न किसी का खेल बिगाड़ते दिख रहे हैं। वैसे पश्चिमी यूपी में अधिकांश सीटों पर जीत का समीकरण या तो जाट मुस्लिम गठजोड़ से बनता है या धार्मिक आधार पर वोटों के बंटने से। 2017 की बात करें तो जिन 58 सीटों पर इस दफा पहले चरण में वोट पड़ेंगे, उनमें से 53 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। एसपी और बीएसपी के खाते में 2-2 सीटें गई थीं। वहीं आरएलडी का एक उम्मीदवार जीता था, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो गया था। इस बार किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी कांड जैसे मुद्दे हावी हैं, तो बीजेपी मुजफ्फरनगर दंगों और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाकर वोट मांग रही है। 10 फरवरी को वोटर किन मुद्दों को अहमियत देते हैं और किन्हें खारिज करते हैं, यही 58 सीटों का भविष्य तय करेगा। आज तक ब्यूरो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के सांसद और नेता पर हुई फायरिंग पर राज्यसभा में अब से थोड़ी देर पहले बयान दिया। अमित शाह ने अपील की कि ओवैसी सुरक्षा लेने में, जेड कैटेगरी सुरक्षा जिसमें बुलेट प्रूफ गाड़ी और सीआरपीएफ की टीम है, उसे लेने से मना न करें। दिनांक 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 बजे श्री असदुद्दीन ओवैसी, सांसद, लोकसभा किठौर, मेरठ, उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद
दिल्ली लौट रहे थे जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था। 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से 1-1 और 1 ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। प्रश्न यहां यह उठता है कि एआईएमआईएम के सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी पर हमला क्यों हुआ, किसने किया? न केवल वो 2 शख्स, बल्कि क्या उनके पीछे कोई और था? क्या असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन के भाषण से क्या यह नफरत एकमात्र विजय है, या वो जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वही 2 इसमें शामिल है, या उनके पीछे एक बड़ी साजिश है जिसका पर्दा उठना भी बाकी है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते? गोलियां चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया। जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। गोलियां यूपी के छिजारसी टोल प्लाजे पर चली और उसकी गूंज संसद तक पहुंच गई। सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है। सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए, मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरा मन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी। छिजारसी से निकली गोलियों की धाएं से यूपी की सियासत साए करने लगी। ये साजिश ये है
कि एक लीडर की सिक्योरिटी होनी चाहिए, और आखिरकार गुंडे बदमाश या इस तरह के लोग जो किसी पे भी हमला कर सकते हैं वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो 4.5 साल आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और ये सरकार दावा करती है कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। तो कानून व्यवस्था अगर सबसे अच्छी है तो कोई राह चलते टोल पे खड़ा उसको गोली मार रहा है, क्या कानून व्यवस्था है ये सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। आखिर इस हमले की कहानी क्या इतनी ही है जितना हमले के आरोपी ने सुनाई है, या इसके पीछे हैं और भी किरदार जिनका खुलासा होना बाकी है? इन सवालों के जवाब तो बाद में मिलेंगे, लेकिन अभी आपको बताते हैं कि ओवैसी पर हमले की जांच में अब तक क्या सामने आया है। ये ओवैसी पर हमले का सीसीटीवी वीडियो है। देखिए, जब मेरठ से अपने उम्मीदवार का प्रचार कर ओवैसी नोएडा आ रहे थे, तब लाल हुडी और सफेद शर्ट वाले 2 शख्स ने उन पर हमला किया। सीसीटीवी फुटेज में सफेद शर्ट वाला ओवैसी की कार पर गोली चलाता दिख रहा है। गोलीबारी से बचने के लिए कार वापस मुड़ी और लाल हुडी वाले को टक्कर मारती हुई निकली। इस पर सफेद शर्ट वाले ने ओवैसी के काफिले की गाड़ियों पर फिर से गोली चलाई। हमले के आरोपी सचिन और शुभम से पुलिस ने लंबी पूछताछ की है। आज तक के पास पुलिस में दर्ज बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें सचिन और शुभम का कबूलनामा है, जिनका मकसद ओवैसी की जान लेना था। हमले के आरोपी सचिन के मुताबिक गोलियां कार की निचली तरफ से चलाई गई, क्योंकि ओवैसी ने मुझे गोली चलाते हुए देखकर खुद को छिपाने की कोशिश की, नहीं तो मैं उसे मार डालता। आपने ओवैसी की गाड़ी में गोलियों के निशान देखे होंगे। गोलियां कार के निचले हिस्से में चलाई गई, जिसे लेकर कई बयान सामने आए। सचिन ने पूछताछ में उसकी वजह भी बताई। मेरी पिस्टल की मैगजीन में 5 गोली भरी थी। मैंने जैसे ही पहली गोली चलाई, ओवैसी ने देख लिया और जान बचाने के लिए कार के नीचे बैठ गए। तब मैंने गाड़ी के नीचे की ओर गोली चलाई। मुझे उम्मीद थी कि ओवैसी मर गए होंगे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक फोरेंसिक टीम ने ओवैसी की गाड़ी से 3 बुलेट बरामद की है। हालांकि दोनों ने साफ किया कि उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है, न ही इस हमले का कोई मास्टरमाइंड है। दोनों दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया, जिसकी वजह उन्होंने ओवैसी और उसके भाई के भड़काऊ भाषण को बताया। ये शहादत का जज्बा अगर सीनों में आ जाएगा तो खुदा की कसम, ये कोई गौ रक्षक, ये कोई बजरंग दली, कोई भी आरएसएस वाले, कोई भी हमारा बाल भी विंगा नहीं करता। पुलिस में दर्ज बयान के मुताबिक दोनों 15 दिन से लगातार ओवैसी का पीछा कर रहे थे। चुनावी सभा करने के लिए जहां भी ओवैसी जाते थे, वहां पर दोनों आरोपी हमला करने के इरादे से पहुंच जाते थे। मेरठ में भी हमला करने का इरादा था, लेकिन भीड़भाड़ के चलते मेरठ में हमला नहीं किया जा सका। ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए ओवैसी की लोकेशन की रैकी करते थे। समर्थकों की पोस्ट से उसकी रैलियों की जानकारी इकट्ठा की। हमले के लिए किठौर से अवैध असलहा खरीदा था। मेरठ में भीड़ ने हमले के मंसूबों पर पानी फेरा तो दोनों ने टोल प्लाजा के पास हमला करने की साजिश रची। मेरठ से ऑल्टो तेज भगाकर ओवैसी से पहले टोल प्लाजा पहुंचे। गाड़ी पास के जंगल में खड़ी की। ओवैसी की गाड़ी की पहचान की और जैसे ही गाड़ी टोल नाके पर पहुंची, ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। – 2018 में शुभम और सचिन की मुलाकात हुई और कट्टरवादी विचारधारा के चलते दोनों की दोस्ती हो गई, जिसके बाद ओवैसी पर हमले का प्लान भी 2018 से बनाना शुरू कर दिया। बहरहाल आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में बाकी पहलुओं को भी देखा जा रहा है। आरोपियों के परिजनों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उनके कॉल डिटेल, लोकेशन और सोशल मीडिया अकाउंट के आधार पर बयानों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। तंसीम हैदर और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले दौर का मतदान है। ऐसे में प्रश्न अब यह उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई के पहले चरण की वोटिंग से बिल्कुल पहले असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग का असर क्या होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? क्या यह संयोग है या फिर किसी एक तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी गणित को प्रभावित करने वाला एक सोचा समझा प्रयोग है? मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। ना हम मोदी से डरेंगे, ना योगी से डरेंगे। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं,
हम नहीं मिटने वाले, हमसे जमाना हम नहीं तो जमाना नहीं, याद रखो, हमको मिटाएंगे। जुबान से आग उगलते ओवैसी, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। चुन चुन कर विरोधियों पर हमला बोलते ओवैसी। जो रायपुर में खड़े होकर कहती है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो, याद रखो हमको खत्म करने वालों, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। मेरी उम्मत की अजमत तुझसे बढ़कर है, हम नहीं मिटने वाले, हमसे जमाना हम नहीं तो जमाना नहीं, याद रखो, हमको मिटाएंगे। ओवैसी देश की सियासत की एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके निशाने पर सत्ताधारी बीजेपी भी है और विपक्षी नेता भी। ना हम मोदी से डरेंगे, ना योगी से डरेंगे, इंशाअल्लाह ना हम अखिलेश के इन दिलफरेब बातों में आएंगे जो उनके वालिद मोहतरम भी दोहराते थे, ना हम कांग्रेस के वो पुरानी बूढ़ी कांग्रेस जिसने हमेशा हमको धोखा दिया, आज आकर हमसे दिलफरेब बातें की जाती हैं। और जब मजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े हैं जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद ओवैसी यूपी के चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतरे हैं। ऐसे में यूपी में ओवैसी पर हमले से देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत पर क्या असर होगा, इस पर अटकलें तेज हैं और इधर ओवैसी की जुबान से उतनी ही तेजी से शोले बरस रहे हैं। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से, सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है। गुरुवार की शाम जब ओवैसी मेरठ जिले के किठौर क्षेत्र में एक सभा करने के बाद हापुड़ गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जा रहे थे तो छिजारसी टोल प्लाजा पर उन पर हमला हुआ था। इस हमले के बाद सरकार की तरफ से ओवैसी को जेड श्रेणी की सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया। डिजिटल तरीके से सोने में, गोल्ड में निवेश करने में अब भारतीयों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 2 साल से गोल्ड ईटीएफ में भारतीयों ने जमकर निवेश किया है। इसके साथ ही बजट में ज्वेलरी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स रूट अपनाने के सरकार के फैसले से भी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। सोना, हीरे जवाहरात और ज्वेलरी भारत में निवेश और सरकार की आमदनी का एक बड़ा जरिया बनते जा रहे हैं। हाल ही में बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कटे और पॉलिश डायमंड और रत्नों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटाकर भी इस सेक्टर को बड़ी राहत दी थी। To give a boost to the gems and jewelry sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. Simply sawn diamond would attract nil customs duty. इसके साथ ही अब ज्वेलरी के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ई कॉमर्स का रूट अपनाने को तैयार है, जिससे ज्वेलरी व्यापारी बेहद उत्साहित हैं। सर्वप्रथम तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस बजट में कट एंड पॉलिश डायमंड के ऊपर आयात शुल्क 7.5% से घटा के 5% किया और साधारण हीरे को आयात शुल्क से मुक्त रखा है। और इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ई कॉमर्स के माध्यम से आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक सरल और नियामक ढांचा इस साल जून तक पेश करेगी, जो कि हमारे उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। फिजिकल फॉर्म में तो भारतीयों की पसंदीदा शॉपिंग यानी ज्वेलरी लगातार बढ़त दर्ज कर ही रही है, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से डिजिटल दुनिया ने अपनी धाक जमाई है, उसमें गोल्ड का डिजिटल निवेश भी पीछे नहीं है। दरअसल बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ईटीएफ लोगों को लुभा रहा है। इसका नतीजा है कि 2021 में गोल्ड ईटीएफ को 4,814 करोड़ रुपए का निवेश मिला है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI के मुताबिक
2020 में तो गोल्ड ETF को 6,657 करोड़ रुपए का निवेश मिला था। जानकारों का मानना है कि कोरोना की पहली लहर के बाद हुई आर्थिक रिकवरी की वजह से भले ही 2020 के मुकाबले ये आंकड़े कम नजर आ रहे हैं, लेकिन प्री कोविड के मुकाबले 2021 में भी गोल्ड ETF का प्रदर्शन बेहतर रहा है। साथ ही उच्च महंगाई दर और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के रुख की वजह से 2022 में भी गोल्ड ETF में आकर्षण बना रहेगा। सोने में पारंपरिक तरीके से भी बहुत फायदेमंद है, पहले से ही निवेश करते आ रहे हैं हमारे पूर्वज। दूसरा, अभी क्या है कि सोने के दामों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी ही हो रही है। सोने के दामों में अगर एक गिरावट आती भी है तो बहुत मामूली तरीके से गिरावट आती है, तो उसमें निवेशकों का बहुत नुकसान नहीं होता है। गोल्ड ETF में सोने की खरीद फरोख्त डिजिटल फॉर्म में होती है। ऐसे में इसे संभाल कर रखने या इसकी प्योरिटी को लेकर निवेशकों के मन में कोई संदेह नहीं होता। ऐसे में निवेश का ये विकल्प बढ़ती महंगाई में सुरक्षित और ज्यादा रिटर्न देने की खूबी की वजह से लोगों को रास आ रहा है। आज तक ब्यूरो। अभी तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए केवल दिल्ली और चंडीगढ़ ही देश का इकलौता हाईवे है, लेकिन इस साल दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे पर भी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाने की योजना है। इसके साथ ही देश में कुल मिलाकर 9 हाईवेज पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाना अब बेहद आसान होने जा रहा है। इस साल जयपुर और आगरा हाईवे पर गुड़गांव के सेक्टर 52 के 96 चार्जिंग पॉइंट्स वाले देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस की तर्ज पर कई चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। दिल्ली से जयपुर तक 280 किलोमीटर के हाईवे पर कुल 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। दिल्ली और आगरा के बीच भी 8 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाने हैं। खास बात है कि वित्त मंत्री ने जिस बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ऐलान बजट में किया था, कुछ इसी तरह से इन चार्जिंग स्टेशंस पर भी तैयारियां की गई हैं। हर चार्जिंग स्टेशन पर निजी कैब फ्लीट तैनात रहेगी। अगर किसी ने ई कैब सर्विस से ड्राइवर के साथ या खुद चलाने के लिए कार किराए पर ली है, तो किसी बायो ब्रेक के लिए 5 मिनट रुकने के बाद ही चार्जिंग स्टेशन से उसी मॉडल की पूरी तरह से चार्ज कार मिल जाएगी। साफ है कि जैसे ही बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लागू हो जाएगी, तो कैब फ्लीट के अलावा निजी कार के लिए भी बैटरी मिलना आसान हो जाएगा। Considering the constraint of space in urban areas, for setting up charging stations at scale, a battery swapping policy will be brought out and interoperability standards will be formulated. अगर बात करें दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा की ई चार्जिंग स्टेशंस की, तो इन दोनों हाईवेज पर बनने वाले स्टेशन 75-75 पॉइंट्स के होंगे। बाकी सभी स्टेशंस पर 20-20 गाड़ियों की बैटरियां चार्ज हो सकेंगी। दोनों ही हाईवे पर एक चार्जिंग स्टेशन सोलर आधारित होगा। सभी फास्ट चार्जिंग स्टेशन होंगे, जिनमें केवल 1.5 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो सकेगी। इलेक्ट्रिक कार चलाने में कुल खर्चा 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर आएगा। चार्जिंग स्टेशन PPP मॉडल पर बनाए जा रहे हैं और ये काम इसी साल पूरा करने का लक्ष्य है। इस सफर के दौरान अगर कार कहीं पर 10 मिनट के लिए खड़ी हो जाए, तो कंट्रोल रूम से तुरंत फोन आ जाएगा। इन दोनों हाईवेज के बाद अगले साल 9 और हाईवेज पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे और इसकी योजना भी तैयार हो चुकी है। मुंबई पुणे, मुंबई सूरत, अहमदाबाद वडोदरा, बेंगलुरु मैसूरू, बेंगलुरु चेन्नई, ईस्टर्न पेरिफेरल, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा दिल्ली हाईवे और हैदराबाद आउटर रिंग रोड एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इसके बाद अगले फेज में देश के 9 महानगरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत और पुणे को जोड़ने वाले 5-5 हाईवे इलेक्ट्रिक हाईवे में तब्दील किए जाएंगे। आज तक ब्यूरो।